Good morning students, my name is Sunil Kumar and today we discuss about the Constituent Assembly. In the previous videos we discussed main function of the Constitution and who made the Constitution, and we know very well our Indian Constitution made by a assembly and the name of the assembly is Constituent Assembly. But what is the structure of the Constituent Assembly? So in this video we discuss about the Constituent Assembly. Okay, so let's start the video. Topic: as a consequences of the partition under the plan of 3rd June 1947, those members who were elected from territories which fell under Pakistan ceased to be member of the Constituent Assembly. The number of members in the assembly was reduced to 299. मैंने आपको पीछे बताया था कि टोटल मेंबर जो थे वो कितने थे. टोटल मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के 385. इसमें से 299 अपने देश के रह गए. ये इंडियन मेंबर थे जो इंडियन असेंबलीज के लिए या इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए जो है क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे. अब इसमें से अगर मैं बाकी निकाल देता हूँ भी कितने जो मेंबर थे वो पाकिस्तान के साथ चले गए थे, तो वो मेंबर्स आप देखिए कितने थे. 86 मेंबर जो थे वो क्या चले गए थे, वो पाकिस्तान के साथ चले गए, क्योंकि इन्होंने जब पार्टीशन हुआ यानी कि 3 जून 1947 को जब ये डिसाइड हो गया कि अब पाकिस्तान बनेगा ही बनेगा, तो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है उसका भी पार्टीशन हो गया, वो 2 टुकड़ों में बंट गया. और वहीं से क्या होगी, किसकी शुरुआत हो गई, फिर हमारे देश के टुकड़े होने की जो शुरुआत हो गई. तो मेंबर्स जो है वो रेड्यूस होकर 299 पे रह गए. द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949. कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको कब अडॉप्ट कर लिया गया था हमारे देश में, 26 नवंबर 1949. ये इसकी लास्ट मीटिंग थी. मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, और लास्ट जो मीटिंग थी यानी कि यहाँ पर सभी जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, उन्होंने ये कहा कि हाँ अब ठीक है, सफिशिएंट है, और सभी लोग सेटिस्फाई थे भी जो रूल्स हमने बनाए हैं वो बिल्कुल सही है, उसके ऊपर और ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है. तो सब ने क्या किया था, उनमें से टोटल जो मेंबर थे उनमें से 284 मेंबर जो थे उन्होंने 24 जनवरी 1950 पे जो है अपने सिग्नेचर किए थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के ऊपर. और फाइनली इसे जो है वो द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है उसकी मीटिंग्स रही, इसको डिवाइड भी हो गया. ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली भी जो है वो 2 पार्ट में बंट गई. एक वो जो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी और एक वो जो पाकिस्तान के लिए बना रही थी. बात हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की करेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो लास्ट मीटिंग है वो 26 नवंबर 1949 को हुई थी, और फाइनली एक्चुअली जो है इसे 24 जनवरी 1950 को क्या किया था, इसके ऊपर इतने मेंबर्स ने 284 मेंबर्स ने इस पर साइन करके इसको जो है पास कर दिया था. और फिर इसे फोर्स में कब लाया गया था, मतलब इसे इम्प्लीमेंट कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को जो है वो इसे इम्प्लीमेंट किया गया था. द कॉन्स्टिट्यूशन वाज दस फ्रेम्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द horrendous violence that for Pakistan unleashed on the subcontinent, but it is a tribute to the fortitude of the framers that they were not only able to draft a constitution under immense pressures but also learnt the right lesson from the unimaginable violence that accompanied the partition. The constitution was committed to a new conception of citizenship, where not would only minorities be secure, but religious identity would have no bearing on citizenship's right. मतलब हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, पार्टीशन के दौरान जो भी वायलेंस हुआ था उस वायलेंस में वो जान चुके थे कि सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी,
हिंदू और मुस्लिम जो थे वो आपस में लड़ रहे थे। तो हमारे देश में ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान बनने के बाद सारे मुसलमान पाकिस्तान में चले गए हैं। हमारे देश में भी बहुत सारे मुसलमान ऐसे थे जो अभी भी हमारे देश में रह रहे थे, ठीक है। यानी कि साउथ इंडिया की बात करें अगर अपने, या इंडिया के मिडल जो इलाके हैं उनकी बात करें, तो वहाँ के जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान नहीं जा पाए थे। तो उन लोगों के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके राइट्स को सिक्योर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऐसे प्रोविजंस जो है वो उसमें ऐड किए थे जिससे कि उनकी जो राइट्स है, उनकी जो सिक्योरिटी है, उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है वो बिना किसी धर्म की भेदभाव को जो है किए, इसने जो है वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। अब बात करें मेंबर्स की, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो मेंबर्स थे, नॉर्मली अगर बात करें मोस्टली जो मेंबर थे 80% मेंबर्स की बात करें अपने, 80% मेंबर जो थे वो कहाँ से थे, वो कांग्रेस पार्टी के थे। अब कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स जो है वो इसके अंदर क्यों शामिल हुए थे, क्या वजह थी कांग्रेस पार्टी के मेंबर? क्योंकि देखिए जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई गई थी उस टाइम हमारे देश में सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है वो सभी धर्मों के, सभी कास्ट के लोग इसमें शामिल थे, और वो सारे के सारे अपने अपने इलाकों के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के जो है फेमस लीडर भी थे। तो लोगों को उन पे पूरा यकीन था भी ये हमारे लिए कुछ जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। उनकी बातें जो है वो लोगों ने मानी, यानी कि वो मानते थे, उनको पसंद करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बहुत सारे नाम है इसमें, ठीक है। तो ये सब लोग पॉपुलर लोग थे, मतलब फेमस लोग थे जो लोगों के बीच में एक अपनी पहचान रखते थे। तो इन लोगों की वजह से, और बाकी के जो बचे हुए 20% थे वो अलग अलग इलाकों से आए थे, या मान लो जैसे प्रिंसली स्टेट से जो है कुछ लोगों को भेजा गया था वो लोग थे, या कुछ जो है अदर कैटेगरी से जो लोग आए थे उन लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो सभी लोगों ने, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी लगभग 80%, हालांकि इसके अंदर आप देखोगे 82 दिया हुआ है, तो ये लगभग मतलब 80, अबव 80 की बात कर सकते हो आप। अबव 80 जो लोग, 80% लोग जो है वो क्या थे, कांग्रेस के थे, कांग्रेस के लीडर थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि कितना मतलब इफ़ेक्ट था कांग्रेस पार्टी का हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करे, इस वजह से इन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर 1 सेकंड बेटा, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है उसके अंदर मोस्टली जो मेंबर्स थे वो हमने देखा कि कांग्रेस के थे। अब बात करें कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की, तो बड़े फेमस लीडर थे, ठीक है, और इन्होंने मिलकर जो है वो हमारे देश के लिए एक बहुत बेटर और बहुत अच्छा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की कोशिश की थी। और आज भी देखिए हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि वो इतने अच्छे तरीके से बना हुआ है। और सबसे बड़ी और अच्छी जो बात है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो ये है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब जब जहाँ ज़रूरत के हिसाब से आप उसे बदल सकते हो, लेकिन उसको बदलने का एक प्रोसीजर होता है। ऐसे नहीं है कि हर कोई ऐसे मुंह उठा के इसको बदल दे, ठीक है जी। पार्लियामेंट के अंदर जो है इसको सभी लोगों के साथ मिलकर बैठक करके जो है, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो, सब मिलकर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को ज़रूरत के हिसाब से उसके अंदर जो है अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। अमेंडमेंट्स का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव करना, कुछ आर्टिकल्स हटाए जाते हैं, कुछ नए जोड़े जाते हैं। अभी जैसे लेटेस्ट में आर्टिकल जो है 2 आर्टिकल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटाए गए थे, एक था 370 और दूसरा था 35A, और ये दोनों ही जो आर्टिकल्स है वो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड थे, जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड थे। ये आर्टिकल पता है, ये आर्टिकल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को एक मतलब स्पेशल कुछ राइट्स देता था, लेकिन अब वो राइट्स उससे ले लिए गए हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग माना गया, एक हिस्सा माना गया है। तो उसके लिए अलग से कोई भी पार्टीशन, अलग से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन या आर्टिकल की ज़रूरत महसूस नहीं की गई। तो हमारी गवर्नमेंट ने इन आर्टिकल्स को हटाकर जो है सभी जगह क्या करने की कोशिश की है, इक्विलिटी लाने की कोशिश की है। अब हम बात करेंगे द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। ये क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है किस प्रकार से काम करेगी।
कैसे वो सिस्टम रहेगा, ठीक है, इसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है वो डेलिब्रेशंस में आती है। मतलब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एक ऐसा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे मतलब काम करेगा या किस प्रकार की चीज़ें जो है वो इसमें रहेंगी, वो सारी चीज़ें इसके थ्रू जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डज नॉट कम ओनली फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वाज ब्रॉडली थ्रो नॉट परफेक्टली representative, it came from the producer of it adopted a frame the constitution and the values of its members brought to their deliberation. While in any assembly that claims to be representative, it is desirable that diverse sections of society participate. It is equally important that they participate not only as representative of their own identity और कम्युनिटी। मतलब भारत के कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जितने भी मेंबर थे ना, वो किसी एक सोसाइटी या एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, बल्कि वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मतलब पूरे इंडियन सोसाइटी को, पूरे इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उन्होंने मिलकर कैसा सिस्टम बनाया था जिससे कि पूरे भारत के लिए कानून जो है वो बनाए जाए। मतलब उनके बीच में जब भी स्टेट से रिलेटेड या किसी धर्म से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी सिस्टम बनाना है, हमें कैसे भी करना है। अब स्टेट की बात करें, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा था, और अपने ईस्टर्न स्टेट्स है जैसे त्रिपुरा है, मणिपुर है, नागालैंड है, ऐसी स्टेट्स की बात करें तो आपको मैं बता दूं वहाँ की ये जो कुछ स्टेट्स हैं उनके लिए भी एक आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, और वो आर्टिकल है 371। जब 370 को हटाया जाया था, 370 तो है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, लेकिन 371 जो है ईस्टर्न जो स्टेट्स है, ईस्ट स्टेट जो है ना उनके लिए है। जैसे त्रिपुरा है, मणिपुर है, नागालैंड है, मेघालय है, उन स्टेट्स के लिए ये स्पेशल जो है वो एक आर्टिकल बना है। मतलब इस आर्टिकल से उन स्टेट्स को भी एक स्पेशल कुछ दर्जा दिया गया, स्टेटस उनका दिया गया है। लेकिन हालांकि ये 370 से पूरी तरीके से डिफरेंट है। तो जब आप नेक्स्ट आर्टिकल्स पढ़ोगे या नेक्स्ट जो चैप्टर्स आएंगे, जब आप उनमें देखोगे कि ये क्या है, कैसे है, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने वाले थे उन्होंने किस प्रकार से अपने काम किए। अब आता है आगे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में काम कैसे हुआ था। ठीक है बेटा, ये पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर बहुत सारे मेंबर्स थे, कुछ कमेटीज़ बनाई गई थी, सिस्टम बनाया गया था जिसके थ्रू जो है वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को आगे बढ़ाने का काम किया गया था। इसे मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ के बताता हूँ। द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक रीजन वाज एम्फेसाइज्ड इन द मंड्यून procedures of the assembly as well. The constituent assembly had 8 major committees on different subject. कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को कितनी कमिटीज़ में बांटा गया था? 8 मेजर कमिटीज़ थी इसकी। ठीक है, देयर आर 8 मेजर कमिटीज़ एंड दीज कमिटीज़ डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। अलग अलग डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स थे उनके ऊपर ये कमेटी जो है वो डिस्कस करती थी। अब बात करें इन कमेटीज़ की, तो ये कमेटीज़ किसके अंडर में बनी थी? ठीक है, तो देखिए, यूजुअली जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और BR अम्बेडकर चेयर्ड दीज कमेटीज़। मतलब वो उनके क्या थे? चेयरमैन थे इन कमेटीज़ के। 8 कमेटीज़ थी, यानी कि एक बंदे को कई बार 2-2 कमेटीज़ का भी चेयरमैन बनाया गया था। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये अलग अलग जो है वो कमेटीज़ के चेयर्स पर्सनस थे, चेयर बने थे, यानी कि उन्होंने उनको हेड किया था। आगे देखिए, दीज वर नॉट मैन हु एग्रीड विद ईच अदर ऑन मैनी थिंग्स। और ये लोग ऐसे थे जिनके बीच में मनमुटाव भी था। मतलब कई बार ये क्या होता था कि अपने अलग अलग मैटर को लेके इनके बीच में अलग अलग जो है वो उनकी आइडियोलॉजी या थिंकिंग होती थी, जिसकी वजह से इनके बीच में डिस्प्यूट रहते थे, मतलब बातें मिलती नहीं थी। अम्बेडकर हैड बीन ए बिटर क्रिटिक्स ऑफ द कांग्रेस एंड गांधी। अम्बेडकर जो है ना वो हमेशा से ही कांग्रेस और महात्मा गांधी के विरोधी रहे थे। मतलब वो उनकी आइडियोलॉजी, उनकी थिंकिंग से उनको जो है वो इत्तेफाक नहीं था, या मतलब वो उनकी चीज़ों को पसंद नहीं करते थे। एक्यूजिंग दैम ऑफ नॉट डूइंग इनफ फॉर द अपलिफ्टमेंट
ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि जो दबे कुचले लोग थे उनके लिए ये कुछ स्पेशल करना चाहते थे, रिजर्वेशन करना चाहते थे। लेकिन महात्मा गांधी इसके विरोध में थे हमेशा से ही। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो इसके विरोध में थे। कांग्रेस पूरी विरोध में थी कि हमें इनको अलग नहीं करना है, अपने अंदर ही रखना है। पटेल एंड नेहरू डिसएग्रीड ऑन मैनी इश्यूज़। पटेल और नेहरू के बीच में भी प्रॉब्लम थी, वो भी अलग अलग जो मैटर है उनके ऊपर उनके जो है क्या रहते थे, डिस्प्यूट्स रहते थे। नेवरथलेस दे ऑल वर्क टुगेदर, ईच कमेटी यूजुअली ड्राफ्टेड पार्टिकुलरली प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वर देन सब्जेक्टेड टू डिबेट बाय द एंटायर असेंबली। अलग अलग जो ये असेंबलीज थी या कमेटीज़ थी, ये क्या करती थी, कुछ ड्राफ्ट बनाती थी और वो ड्राफ्ट जो है वो पूरी असेंबली के सामने रिप्रेजेंट किए जाते थे, वहाँ पे डिस्कशंस होते थे, डिबेट होती थी, तब जाके वो प्रोविज़न जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन पाता था। मतलब बिना डिबेट किए, बिना जो है डिस्कशन किए किसी को भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल नहीं किया जाता था। यूजुअली एन अटेम्प्ट वाज मेड टू रीच ए कॉन्शियस with the belief that provision agreed to by all but would not be detrimental to any particular interest. Some provisions were subject to the vote, मतलब कुछ प्रोविज़न ऐसे होते थे जो डायरेक्ट सबको पसंद आते थे, वो पास हो जाते थे, लेकिन कुछ पे मनमुटाव होता था। तो उसमें क्या होता था कि वोटिंग होती थी और वोटिंग के ज़रिए जिसके फेवर में ज़्यादा वोट जाते थे उस हिसाब से जो है वो डिसीजन लिया जाता था। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जैसे लैंग्वेज को लेके हो गया, ठीक है, कोई मतलब किसी भी तरीके के कोई भी अलग अलग जो है प्रोविज़न्स हो गए, उनके लेकर जो है वो भारत के अंदर, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है और भारत के अंदर इतने सारे मतलब मुद्दे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। द असेंबली मीट 166 डेज़। असेंबली के अंदर मैंने आपको 115 बताया था क्योंकि मैंने कुछ बुक्स में 115 पढ़ा है, लेकिन ये जो बुक है वो बता रही है 166 मीटिंग्स जो है वो हुई थी। तो आपको बेटा इसे सही मानना है, इसे सही नहीं मानना, ठीक है बेटा जी, क्योंकि हमारी जो NCERT की बुक जो कह रही है वो बिल्कुल सही है और इसी के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। तो टोटल मीटिंग जो अब तक हुई थी वो हुई थी 166, स्प्रेड ओवर 2 years एंड 11 month। ये आपको मैं बता चुका हूँ, 2 years 11 month एंड 18 days। ये जो टाइम है इतना टाइम इसने लिया था और इतने टाइम पीरियड में टोटल 166 मीटिंग्स हुई थी और सभी मुद्दों पे, सभी चीज़ों पे जो है वो पूरा अच्छे तरीके से डिस्कस करके और हाँ, लोगों की इसके प्रति क्या राय है पर्टिकुलर किसी प्रोविज़न के लिए, वो क्या करते थे, लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए क्या किया जाता था, उनको जो है वो न्यूज़पेपर्स में या पब्लिक के पास जाकर जो है वो बताया जाता था, उनकी भावनाओं को जाना जाता था, समझा जाता था कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे जो है वो इसको हैंडल करते हैं, कैसे लेते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिली थी। तो बेटा आज के लिए अपने इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उस नेक्स्ट वीडियो में अपने इस चैप्टर को जो है वो पूरा कर देंगे और साथ में अपने ये चैप्टर के साथ साथ जो है वो इसके अंदर क्या कुछ है वो भी अपने एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो है अपने जल्दी आएगा। तो तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए गुड डे।